मेरा देवर औरतों की मसाज करता और औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती थी। मेरा भी दिल करता कि काश मुझे कोई भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को बोल नहीं सकती थी। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी, देवर को कहा लाइट ऑफ कर दो और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश ही उड़ गए। मैं एक स्कूल में काम करती थी। रोज़ मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। मेरे बहुत ही भीड़ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 6 साल से मेरा एक रूटीन था और मेरे रूटीन में कोई फ़र्क नहीं होता। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की ज़रूरतें काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर रात के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के और कामों को सारे अंजाम दिया करती थी। मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। पूरी घर की जिम्मेदारी मुझ पर अकेली थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहाँ का काम करना। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें देवर के पास मसाज कराने के लिए आ जाती थी और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था। क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसा काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वह पढ़ा लिखा था और कभी कभी खेतों में काम करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। मैं पति के साथ मिलकर ही काम करती थी और उसका हाथ बटवाती थी। पति का हाथ बटवाने के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो चुका था। मेरा भी कभी कभी दिल करता कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज से मैं चुप हो जाती। मेरा देवर बहुत अच्छा शांत स्वभाव का इंसान था। वे किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। मेरे पति ने मुझे पहले ही दिन कह रखा था कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। कम बोलती थी। मैं भी ज़रूरत के वक्त भी उसके साथ बात किया करती थी और तीनों वक्त में उसके कमरे में खामोशी से खाना रखकर आती थी। कभी कभी होता वो हम दोनों मियाँ बीबी के साथ खाना खाता। उसके लिए एक और कमरा बना हुआ था, वहाँ वह अपने काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर के बारे में समझ नहीं आता था कि वैसे तो बहुत खामोश था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर यह ऐसा कैसे काम कर लेता है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगती थी। जब मैं अपने पति से यह बात की तो वह हंसकर कहने लगती कि इसका तो यह काम है और रोजगार भी इसी से ही चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्म आएगा तो कहाँ से खाएगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। कभी कभार जब मैं काम में बहुत थकी आ रही होती तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी सिर कोई दबा दे कि मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करती। मेरी सास को मेरे उस वक्त 2 साल हुए थे। मेरी सास का देहांत हो गया था। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी उनकी मैंने ले ली। सास के साथ 2 साल वह हर पल मुझ पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह पर चीज़ होती थी। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी शादी के 1 साल बाद जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो मुझे औलाद ना होने के ताने देने शुरू कर दिए थे। मैं उस वक्त पर बहुत रोती थी और ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि मेरी जल्दी से जल्द गोद भर दो ताकि मुझे तानों से छुट्टी मिल जाए। मेरी सास बीमार रहने लगी थी। वह डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश की गई। बीमारी किसी को भी समझ में ना आ रही थी। वह अपनी दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे ससुर का बहुत साल पहले देहांत हो गया था। मेरी सास ने इन दोनों को माँ बाप दोनों बनकर ही पाला था। उनके माँ को दूसरी शादी करने का बहुत ज़ोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी थी। यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनकी चारपाई के साथ लग कर बैठे रहते थे।
एक दिन उनकी माँ मर गई। वहीं से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे पति के साथ जाकर खेतों में काम करना भी पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका था। इसी वजह से हमारी हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी और कर्ज उतारने में हम तीनों बंदे थे अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द इस कर्ज से छुटकारा पा सकें। अब जब मैं काम करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगी और घर पर औरतों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता। औरतें लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक किसी से अब तक देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई तो मैंने अपने मोहल्ले की लड़की हमारे घर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह मंजर देखकर बहुत हैरत रह गई। शादी की 5 साल में ऐसी पहली बार हुआ था। मैंने देवर की शराफत का सारा ज़माना गवाही देता है। वह लड़की इस तरह रोते हुए वहाँ से क्यों गई थी, मैं यह देखकर परेशान हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लगकर इस बात को जैसे मैं भूल ही गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों में वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ ही इधर उधर की बातें करने लगी। मैं जल्दी जल्दी बातें करके जान बचाकर घर आने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और पति को देने के लिए वापस जाना था। मगर वह छोड़ ही नहीं रही थी। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने इस बात के बारे में नहीं बताया। मेरे देवर ने क्या किया? इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर वापस चली गई और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन क्यों रोते हुए वापस जा रही थी? उस लड़की की व्यवहार हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिरी ऐसा क्या वजह है, उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। पूरे मोहल्ले की किसी औरतों से मैं इतनी मिली जुली नहीं थी, ना ही किसी से उठना बैठना था। मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ कहने के बारे में सोचा, लेकिन घर की जिम्मेदारी में इस बात को जैसे भूल ही गई थी कि मुझे उसने कोई बात भी कही थी। दिन इस तरह तेज़ी से गुजर गए थे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेतों में काम कर रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता वहाँ आया और हमें जल्दी से घर वापस लेने के लिए कहने लगा। हम दोनों परेशान हो गए थे, न जाने क्या बात हो गई है। तेज कदम उठाते जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और तो और मर्द वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर में दाखिल हुए कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे के हालात से लग रहे थे कि किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहाँ पर मौजूद मोहल्ले की औरतें की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने किसी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। वह सर झुकाकर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हिचकियाँ लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैं देवर की तरफ देखी, वह शर्मिंदा हुए जैसे ज़मीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से ही झलक रहा था। लड़की के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को उनकी बेटी के साथ शादी करनी होगी। मगर मेरे पति सुनते ही बड़े हैरत में पड़ गए। गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता।
मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर के शराफत की गवाही देने लगे। मगर सवाल यह था कि एक लड़की अपनी ही इज्जत जानबूझकर खराब करेगी। उसके माँ बाप का यह कहना था कि हमारा बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों के बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया। इसके बाद यह ज़रूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सबने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया। पहले भी बहुत कम बोलता था, अब तो जैसे बोलना भूल ही गया था। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आया करता था। मेरा दिल भी यह मानने से इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, पर वह सुनने से साफ इनकार कर जाता था। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए नौकरी का बंदोबस्त हो गया था और शहर में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले रह गए थे। मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की कितनी गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा था और यकीन था। मेरे इतने सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। और आखिर यह सब क्या था, कैसे कश्मकश में गुजर रहे थे। तो मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, जिसको सुनते ही मेरे कान सालों से तरस गए थे। मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों में काम करना बंद कर दिया और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरफ उन्हें भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुशी थी। इस खुशी के लिए 3 साल इंतज़ार किया था। एक दिन मेरा देवर गांव पर वापस आया और उससे मिलने के बाद रोज़ के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मेरे पति रात देर तक खेतों में काम करते रहते। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल की वजह से उन पर जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मेरा एक दिन पूरा शरीर टूटने वाला हो रहा था। मेरी हालत बहुत बुरी लग रही थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि आज मेरे देवर घर पर है, मसाज करवाने को कहती हूँ। फिर मैं उसके कमरे में चली गई और उससे मसाज करने को कहने लगी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगा। वह घबरा कर बोलने लगा, भाभी आप अपने कमरे पर जाकर सो जाइए, अब मसाज का काम नहीं करता मैं। भाभी प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। शर्म के मारे कदम उठाना भी दुश्वार हुआ था। ना जाने मुझे क्या समझ रखा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। यह सोचने लगी कि मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा। मैंने सिर्फ मसाज के बारे में कहा था और अगले दिन सुबह सवेरे ही वह वापस चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे हम सबके होश उड़ गए। उस दिन सबके सामने रोती हुई जिस लड़की ने मेरे देवर का नाम खराब किया, दरअसल वह लड़की मेरे देवर से शादी करना चाहती थी। उसे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर ने उसे शादी करने से मना किया। वह लड़की ने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा देवर मजबूर होकर उसके साथ शादी कर ले। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो देवर के लिए कांटा चुभ गया था, वह अब कहीं निकल गया था और अब मेरा देवर जिंदगी में खुश रहने लगा। एक दिन देवर मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा, बुरा व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बातों को हल्का फुल्का हो गया और फिर वापस चला गया। अब उसने शहर में कोई लड़की को पसंद कर लिया
और उससे शादी करना चाहता था। हमारे लिए काफ़ी था कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हमने खुशी खुशी इजाज़त दे दी और उसकी यह सब ठीक हो गया। मुझे भगवान ने एक चाँद सा बेटा दिया। तो फिर हमने कुछ दिनों बाद शादी की तारीख रखी और अब देवर की शादी हो चुकी है। वह बहुत खुश है।